निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों की अवक्षय का कारण हो सकता है, ठीक है। अर्थात कौन से ऐसे कारक हैं जो संसाधनों का नाश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, संसाधनों का गैर न्यायोचित वितरण, संसाधनों का यदि गैर न्यायोचित वितरण किया जाए, ठीक है, अर्थात किसी को अधिक संसाधन दिया जाए, किसी को कम दे दिया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये गैर न्यायोचित वितरण हुआ ना, इससे भी क्या होता है, संसाधन का ह्रास होता है, ठीक है। दूसरा, तकनीकी और औद्योगिक विकास, यदि देश में तकनीकी और औद्योगिक विकास अधिक प्रगति कर लें तो भी क्या होता है, संसाधनों का ह्रास होने लगता है। कैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए तकनीकी बढ़ रही है, ठीक है, और उद्योग बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो कोयला इत्यादि है इनका खनन भी बढ़ जाता है, ठीक है। तकनीकी जितना ही अधिक होगा उतना ही हम लोग खनन कर सकते हैं, उतने जल्दी ही खनन कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें तकनीकी और औद्योगिक विकास भी इसके ह्रास में एक क्या है, बहुत बड़ा कारक है, ठीक है। और यदि हम कहें तो जो संसाधन है उस संसाधन का क्या हो रहा है, अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अत्यधिक तथा तर्कहीन भी उपयोग है, ठीक है। अत्यधिक कर रहे हैं किंतु तर्कयुक्त उपयोग कर रहे हैं तो ठीक है, किंतु आप यदि तर्कहीन उपयोग कर रहे हैं भैया तो ये सब ठीक नहीं है। चलिए, और जनसंख्या का बोझ तो है ही, यदि जनसंख्या जितना ही बढ़ेगा और उतना ही संसाधनों का क्या होगा, ह्रास होगा। तो हमारा यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, निम्न में से कौन सी स्थिति उच्च अपघटन दर के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। इसमें से उच्च तापमान, निम्न नमी युक्त सामग्री, ये गलत है, नाइट्रोजन से समृद्ध मृदा, ठीक है। एक और तीन हमारा सही हो जाता है, सी ऑप्शन। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मृदा संरक्षण जो है उसके संदर्भ में यदि बात की जाए तो देखिए, इसमें सबसे पहला कारक आता है मृदा का निच्छालन, ठीक है। मृदा निच्छालन क्या आता है, मृदा निच्छालन क्या होता है, तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है, निच्छालन क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो क्या होता है, ये वर्षा के कारण होती है, ठीक है, वर्षा के कारण होती है और अम्लीकरण के कारण होती है। मान लीजिए ज़मीन जो है वहाँ पर जब वर्षा होगी तो उससे निच्छालन हो सकता है, या ज़मीन में अम्ल अधिक हो जाए, ठीक है, इस कारण भी निच्छालन हो सकता है। और नाइट्रोजन संतृप्ति के कारण भी हो सकता है, ठीक है। वर्षा, अम्लीकरण और नाइट्रोजन संतृप्ति, क्या वर्षा, नाइट्रोजन संतृप्ति, वर्षा, अम्लीकरण, नाइट्रोजन संतृप्ति के कारण ये क्या होता है, यह प्रक्रिया प्रायः होती है, ठीक है। खेत में जो फसल है ना, उस फसल की यदि अत्यधिक सिंचाई कर दी जाए तो इनसे क्या होता है, इससे भी क्या होता है, निच्छालन होता है, ठीक है। और मानवों के द्वारा किए जाने वाली अन्य भी गतिविधियाँ जिसके द्वारा क्या होता है, निच्छालन होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, एकीकृत मृदा उर्वरता प्रबंधन, क्या कहें, एकीकृत मृदा उर्वरता प्रबंधन, ठीक है। एकीकृत मृदा उर्वरता प्रबंधन, ये जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो पोषक तत्वों के कृषि संबंधी उपयोग की दक्षता को अधिकतम करना, ठीक है। जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों के कृषि संबंधी उपयोग की दक्षता को अधिकतम करना, ठीक है। और फसल
की जो उत्पादकता है उस उत्पादकता में सुधार लाना इसका क्या है, उद्देश्य है। किसका, एकीकृत मृदा उर्वरता प्रबंधन। जो पोषक तत्व हैं उनका कृषि संबंधी जो उपयोग, उन उपयोगों की दक्षता को अधिकतम करना और फसल उत्पादकता में सुधार लाना। ठीक है, जो ये चीज़ें हैं उनको वैकल्पिक फसल प्रक्रिया के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो एकीकृत मृदा उर्वरता प्रबंधन है, ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक खेत होता है, ठीक है, एक खेत होता है, उस खेत में उगाई जाने वाली जो फसल होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई खेत है, खेत, ठीक है, इसमें उगाई जाने वाली जो फसल है उन फसलों को 2-3 वर्षों के अंतराल पर, ठीक है, बदल दिया जाए। इनको क्या कर दिया जाए, बदल दिया, 2-3 वर्षों के अंतराल पर बदल कर क्या किया जाए, जैविक नाइट्रोजन किया जाए। और इस जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को अगले 2-3 वर्षों के लिए अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्या होता है, इससे लाभ प्राप्त हो सकता है, मृदा का संरक्षण हो सकता है। ठीक है, और लास्ट है केंचुए। क्या है, केंचुए। ये जो केंचुए हैं, इन केंचुओं के बारे में यदि बात की जाए तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में जो मृदा प्राणी जात होते हैं, ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी से उत्पन्न जो प्राणी होते हैं उन्हें मृदा प्राणी जात कहा जाता है। उन मृदा प्राणी जातों के एक घटक, अर्थात मिट्टी में रहते हैं तो उनके घटक तो हैं ही। ठीक है, और ये जो बृहत प्राणी जात है, ठीक है, उनके जैवभार के क्या है, एक बड़े भाग हैं। ठीक है, और केंचुए की जो गतिविधि है, कोई भी केंचुआ है, उस केंचुए की जो गतिविधि है वो मृदा के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। क्या होती है, मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। बात समझ में आई। ये जो केंचुए हैं वो मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। क्या कर देते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। इधर उलट पलट के खोद खाद करके क्या कर देते हैं, इसको भुरभुरा बना देते हैं। और जिसके कारण क्या होता है कि उस मिट्टी में पानी अधिक टिक जाता है। ठीक है, वर्षा जो होती है वह अधिक वहाँ ग्रहणशील बन जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या किया जाता है, मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अनाज और फलियों का उपयोग करके वैकल्पिक फसल उगाने से मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। खेत में अतिरिक्त जल के उपयोग से मृदा में निच्छालन हो सकता है। एकदम सही बात है, खेत में जब अतिरिक्त जल होगा तो उस अतिरिक्त जल के माध्यम से निच्छालन हो सकता है। केंचुओं की वृद्धि, जो केंचुए हैं उन केंचुओं की वृद्धि मृदा को वर्षा के लिए अधिक ग्रहणशील बनाकर मृदा की उर्वरता में सहायता करती है। एकदम सही बात है। ठीक है, तो हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ए ऑप्शन सही है। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कथन कह रहे हैं, वेलांचली। ठीक है, देखिए भैया, मान लीजिए कोई तालाब है, ठीक है, उस मान लीजिए तालाब या झील मान लीजिए इसको, इसमें क्या होता है, 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कितने क्षेत्र पाए जाते हैं, 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। एक को बेलांचली क्षेत्र कहा जाता है, दूसरे को सरोवरी क्षेत्र कहा जाता है, तीसरे को गंभीर क्षेत्र। ठीक है, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल। ठीक है, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल, ये 3 प्रकार के जोन होते हैं। कहाँ पर, तालाब में या झील में। बेलांचली किसे कहते हैं, सरोवरी किसे कहते हैं, गंभीर क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग देखेंगे। तो इसमें से जो बेलांचली क्षेत्र है ना, वो झील या तालाब के निकट स्थित सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है। ठीक है, सबसे ऊपरी क्षेत्र आपको कहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यही जो लाल वाला दिखाई दे रहा है ना, इसके बगल बगल वाला जो क्षेत्र होता है यही क्या कहलाता है, इतना मान लीजिए,
यही जो क्षेत्र है, ठीक है, ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, वो बेलांचली क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये जो बेलांचली क्षेत्र होता है ये उथला जल क्षेत्र होता है। यहाँ पर सूर्य की प्रकाश जो है भाई, यहाँ पर पानी की मात्रा कम रहेगी। इन सब जगहों पर जो पानी है ना, ये पानी की मात्रा कम रहेगी। आप तालाब में यदि कभी गए होंगे, तालाब देखे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पतला जल रहता है, ठीक है, मतलब जल की मात्रा कम रहती है। तो यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो जल गर्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो है स्पष्ट रूप से नीचे तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, आपको स्वयं अनुमान लगा लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो प्रकाश है वह पहुंच जाता है स्पष्ट रूप से, इसलिए यहाँ का जो जल होता है वह गर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखे होंगे तो पौधे भी पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, इन किनारे वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, पौधे भी पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन पौधे पाए जा सकते हैं, तो इसमें हम आपसे बता सकते हैं कि शैवाल हो गए, ठीक है, शैवाल पाए जा सकते हैं। डाइटम नाम के जो शैवाल हैं वो शैवाल पाए जा सकते हैं यहाँ, ठीक है। जड़ वाले पौधे पाए जा सकते हैं। कौन पाए जा सकते हैं, जड़ वाले पौधे पाए जा सकते हैं। तैरते पौधे पाए जा सकते हैं। घास खाने वाले घोंघे जो होते हैं, घोंघे वो पाए जा सकते हैं। क्लैम पाए जा सकते हैं, कीड़े पाए जा सकते हैं। क्रस्टेशियन मछलियाँ पाई जा सकती हैं, ठीक है, क्रस्टेशियन मछलियाँ पाई जा सकती हैं। और उभयचर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें शैवाल, डाइटम शैवाल जो होते हैं वो पाए जा सकते हैं। और जड़ वाले पौधे पाए जा सकते हैं। तैरने वाले पौधे पाए जा सकते हैं, ठीक है। घास खाने वाले जो घोंघे हैं वो पाए जा सकते हैं। क्लैम पाए जा सकते हैं, कीड़े पाए जा सकते हैं। क्रस्टेशियन मछलियाँ भी पाई जाती है। ये रही बात बेलांचली की, ठीक है, बेलांचली की ये बात थी। अब आगे आता है हमारा सरोवरी क्षेत्र। क्या आता है, सरोवरी क्षेत्र। सरोवरी क्षेत्र क्या है महाराज, तो सरोवरी क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इसी के आगे बढ़िए, ठीक है, इसी के आगे यदि जब हम बढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे, सरोवरी क्षेत्र, ठीक है, जिसको सरोजावी क्षेत्र भी कहते हैं। ये जो क्षेत्र है जो अभी हमने बनाया है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, यह क्षेत्र कहलाता है सरोवरी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, सरोवरी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। सरोवरी क्षेत्र मतलब लिटोरल जोन, ठीक है, लिटोरल जोन कहलाता है। लिटोरल जोन जो होता है यह बेलांचली से घिरा होता है। इसकी परिभाषा दी गई है कि यह बेलांचली से घिरा होता है। तो बताइए आप, बेलांचली से घिरा हुआ है कि नहीं है। ये ऊपर वाला कौन सा है, बेलांचली है, बेलांचली है। और ये वाला क्या है, सरोजावी है, सरोवरी है, ठीक है। तो जो सरोवरी है बेलांचली से घिरा है, ठीक है। और ये क्या होता है, निकटतम सतही खुला जल क्षेत्र होता है। क्या होता है, निकटतम सतही खुला जल क्षेत्र होता है। बेलांचली से घिरा निकटतम सतही खुला जल क्षेत्र होता है, ठीक है। जो बीचों बीच फैला होता है, बीचों बीच में फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से पहुंचता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी क्या होता है, भली भांति पूर्वक पहुंच जाता है, ठीक है, क्योंकि एकदम गहरा क्षेत्र ये नहीं है। तो याद रखिए, बेलांचली ये जो सरोवरी क्षेत्र होता है बेलांचली से घिरा होता है और उसके निकटतम सतही खुला जल क्षेत्र होता है जो बीचों बीच फैला होता है और सूर्य का प्रकाश यहाँ पर अच्छी तरह से पहुँच जाता है, ठीक है। जैसे बेलांचली में पहुँचता है। और इसमें क्या होता है, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, ठीक है, पादप प्लवक और प्राणी प्लवक, ठीक है। पादप प्लवक को फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं और प्राणी प्लवक को जू प्लैंक्टन कहते हैं। दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, थोड़े मोड़े मात्रा में नहीं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मीठे जल की मछलियाँ भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये बातें हो गई, ये हो गया हमारा सरोवरी क्षेत्र। और अगला है हमारा गंभीर क्षेत्र, प्रोफंडल जोन, ठीक है। ये जो सबसे बीच वाला भाग है ना, इसी को प्रोफंडल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफंडल जोन कहते हैं, ठीक है। बेलांचली, सरोवरी और गंभीर क्षेत्र,
गंभीर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सरोवरी, बेलांचली, सरोवरी और गंभीर क्षेत्र। गंभीर क्षेत्र में क्या होता है, तो एक कहा गया है कि झील और तालाब का जो सबसे गहरा क्षेत्र होता है, उस गहरा जल वाले क्षेत्र का जो हिस्सा होता है उसे गंभीर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यह जो अन्य क्षेत्र हैं बेलांचली और सरोवरी, उन बेलांचली और सरोवरी क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक ठंडा होता है और सघन होता है। ठीक है, सांद्रता यहाँ पर क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, और यहाँ पर अब आप अनुमान लगाइए कि सूर्य की रोशनी जाएगी कि नहीं जाएगी। भाई बहुत गहरा क्षेत्र है तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी जाएगी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी सही से प्रवेश नहीं कर पाती है, बहुत कम सूर्य की रोशनी प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो परपोषी ही होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मृत जीवों का भक्षण कर लेते हैं। जो मरे हुए जीव जंतु बीच में पहुंच जाते हैं उन्हें ये क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, मरे हुए को मार के क्या खाएंगे, मरे भूख को ये खा जाते हैं। ठीक है, चलिए, और ये गहरे क्षेत्र में रहते हैं इसलिए श्वसन के लिए ये ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोशिकीय जो ऑक्सीजन होता है उसका ये उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेलांचली, सरोवरी और गंभीर क्षेत्र। बेलांचली क्षेत्र किसी झील या तालाब के किनारे के निकट सबसे ऊपरी क्षेत्र होता है। ठीक है, एकदम सही बात है। सरोवरी क्षेत्र अच्छी तरह से प्रकाशित क्षेत्र है और इसमें प्लवकों का प्रभुत्व होता है। सही बात है, प्राणी प्लवक और पादप प्लवक दोनों पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। और गंभीर क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडा और सघन होता है। ठीक है, एकदम सही बात है। तीनों कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका सही होगा। बायोगैस, बायोगैस क्या है भाई साहब? ये जो बायोगैस है ना, बायोगैस जो है वह ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होती है, ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन विद्यमान नहीं होता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों के जैविक अपघटन से यह उत्पन्न होने वाली गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थ उनके जैविक अपघटन से उत्पन्न होने वाली गैस है। बात समझ में आ गई। दूसरा, यह जो जैविक खाद होती है या बहने वाला जो मल होता है, अपशिष्ट, ठीक है, और नगर पालिका का जो अपशिष्ट होता है, ठीक है, और हरित अपशिष्ट जो होते हैं, और ऊर्जा फसल जो होती है, ठीक है, एनर्जी क्रॉप्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जैविक खाद होती है ये भी जैव निम्नीकरणीय होती है, और जो नगर पालिका अपशिष्ट होते हैं ये भी जैव निम्नीकरणीय होते हैं, हरित अपशिष्ट जो होते हैं वो भी जैव निम्नीकरणीय होते हैं, और ऊर्जा फसलें जो होती हैं वो भी क्या होती है, जैव निम्नीकरणीय होती है। ठीक है, तो ये जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अवायवीय पाचन से, ठीक है, ये क्या होती है, उत्पन्न होती है, कौन, बायोगैस उत्पन्न होती है। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ उन पदार्थों के अवायवीय पाचन से यह उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये जैव निम्नीकरणीय क्या होता है। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय मैं आपको बता देता हूँ। जैव मतलब ये होता है कि जो जीवाणु और कवक हैं, इन कवकों के द्वारा इन कवक और जीवाणुओं के द्वारा जिनको अपघटित कर दिया जाए, ठीक है, वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, निम्नीकरणीय मतलब अपघटीकरणीय, ठीक है, जिनको अपघटित कर दिया जाए। और जिनको कवक और जीवाणुओं के द्वारा अपघटित न किया जा सके उसे हम अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो जैविक खाद है उसको कवक और जीवाणु अपघटित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जो वाहित मल होता है, नगर पालिका अपशिष्ट होता है, हरित अपशिष्ट होता है, ऊर्जा फसल होता है, इन सभी को क्या कर सकते हैं, ये अपघटित कर सकते हैं। ठीक है,
इसलिए जो बायोगैस है वह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अवायवीय पाचन से उत्पन्न होती है। ठीक है। और जो बायोगैस होती है इसमें मीथेन जो है कम मात्रा में पाई जाती है। मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाए जाते हैं। ठीक है। और एक गोबर गैस का भी नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है। तो वो क्या है, तो उसके लिए कहेंगे कि जो जैविक खाद है, ठीक है, उस जैविक खाद की अवायवीय पाचन से ही यह उत्पन्न होती है। गोबर गैस भी क्या होती है, जैविक खाद के अवायवीय पाचन से उत्पन्न होने वाली गैस है। ठीक है। चलिए ये बात हो गई। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह वायु की उपस्थिति में जैव भार, जैविक खाद, नगर पालिका अपशिष्ट, हरित कचरे जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के किरणों से उत्पन्न होती है। ठीक है, सही बात है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। सही बात है। इसका ऊष्मीय मान बहुत कम होता है और इसे ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि जो बायोगैस है ना, वह इसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। यह पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट आदि से उत्पन्न किया जाता है। इसका जो ऊष्मीय मान है ना, वो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है। इसलिए ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत हो जाता है। हमसे पूछा क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है। तो तीसरा वाला हमारा सही नहीं है, समझ जाइएगा। कौन सा सही नहीं है। एक मिनट। यह वायु की उपस्थिति, सॉरी, ये जो हमने पहला वाला आपसे बताया था, ये गलत हो जाता है। ठीक है। ये कह रहा है कि वायु की उपस्थिति में जैव भार, हमने क्या कहा था कि अवायवीय पाचन से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है, अवायवीय पाचन से। ठीक है। अर्थात जब वायु की उपस्थिति नहीं होती है उस समय क्या होती है, और ये वायु वाली बता रहा है। ठीक है। इसलिए गलत हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर केवल 2 वाला सही है, बाकी 1 और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए, हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सीडी और डीवीडी स्टायरोफोम के खोल, संश्लेषित कीटनाशक, प्लास्टिक के खिलौने, चमड़े के बैग, उपर्युक्त अपशिष्ट उत्पादों में से कौन से अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जैव निम्नीकरणीय क्या है, अजैव निम्नीकरणीय क्या है। ये तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ कि ऐसे अपशिष्ट जो कवक और जीवाणुओं की सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा निम्नीकृत या अपघटित किए जा सकते हैं, उन्हें ही हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ठीक है। उन्हें ही क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहा जा सकता है। ठीक है। जैसे क्या होगा, कृषि के अपशिष्ट हो गए, मल के अवशेष हो गए, मृत पादप, चमड़े के जूते, टिन के डिब्बे। ठीक है। ये क्या है, ये सब जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है। अजैव निम्नीकरणीय क्या है, तो ऐसे अपशिष्ट जो सूक्ष्म मतलब जीवाणु और कवक के सूक्ष्म जैविक अंतःक्रियाओं के द्वारा निम्नीकृत या अपघटित नहीं किए जा सकते। जो जिनको अपघटित या निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, वही क्या अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैसे क्या होगा, तो कच्चा पेट्रोलियम, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसे कवक और जीवाणु अपघटित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, पता होगा आपको कि प्लास्टिक पर बैन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनको अपघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। कवक और जीवाणु उनको अपघटित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और स्टायरोफोम मतलब अपघटित किया जा सकता है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ठीक है। और स्टायरोफोम उत्पाद जो है, ठीक है, स्टायरोफोम का जो उत्पाद होता है उसे भी कवक और जीवाणु उत्पन्न नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कांच हो गया,
पॉलीमार हो गया, ठीक है, संश्लेषित कीटनाशक हो गए, रेडियोधर्मी राख, ये सब क्या है, इन सब को अपघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या बताया हूँ, कच्चा पेट्रोलियम, प्लास्टिक, स्टायरोफोम उत्पाद, कांच, पॉलीमर, संश्लेषित कीटनाशक, रेडियोधर्मी राख। ठीक है, तो इन सभी को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्टायरोफोम उत्पाद क्या है तो उसके बारे में आपको बता दूँ साधारणतः कि ये एक शुद्ध और ठोस और कठोर पदार्थ है जो सीमित रूप से लचीला होता है। ये क्या होता है, लचीला होता है। ठीक है, इसका उपयोग कब कहाँ किया जाता है तो डिस्पोजल, कटलरी, प्लास्टिक मॉडल, सीडी व डीवीडी को खोलादी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहे हैं कि सीडी और डीवीडी के स्टायरोफोम के खोल, चमड़े के बैग, प्लास्टिक के खिलौने, संश्लेषित कीटनाशकों से अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्टों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो जो चमड़े का बैग होता है, चमड़े के बैग को जीवाणु क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। ठीक है, चमड़े के बैग को जीवाणु अपघटित कर देते हैं, इसलिए वो गलत हो जाता है। और जहाँ यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे दे अब उसी को क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। ठीक है, तो अब भाई 3 को हमने गलत कर दिया तो हमारा ये वाला सही होना चाहिए, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। यह धान के खेतों से, कोयले की खदानों से और कचरे के ढेरों के सड़ने से बड़ी मात्रा में निकलती है। यह उन रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है जिनके कारण ये ओजोन का अवक्षय होता है। इसका उपयोग बायोगैस के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से भैया ये सभी गुण किस में मिलते हैं तो मीथेन नाम की एक गैस है, मीथेन नाम की गैस में ही ये सभी गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस की सिर्फ बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैस तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन है। ठीक है, ये गैसें हैं। इसमें से सी छट गया, अब सी नहीं हो सकता। ठीक है, धान के खेतों से, कोयले की खदानों से और कचरे के ढेरों के सड़ने से बड़ी मात्रा में निकलने वाली गैस है। ठीक है, तो ये वाला भी जो है नाइट्रस ऑक्साइड ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गलत हो जाएगा, एक ही बचा मीथेन। ठीक है, बाकी के जो गुण हैं मीथेन में ही पाए जाएंगे। ठीक है, यह धान के खेतों से उत्पन्न होती है, सही बात है। कोयले की खदानों से उत्पन्न होती है, कचरे के ढेरों के सड़ने से बड़ी मात्रा में निकलती है। ठीक है, यह उन रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है जिनके कारण ओजोन का अवक्षय होता है। इसका उपयोग बायोगैस के रूप में भी किया जाता है, एकदम सही बात है। ठीक है, तो मीथेन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। अगला, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड